उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर प्रहार। यूपी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी मिशन रोजगार में जुट गए हैं। इस कड़ी में सीएम योगी ने आज लखनऊ में निवेशकों के साथ एक अहम बैठक की। रोजगार को लेकर मंथन किया। उद्योग बंधुओं को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। आज दुनिया की तमाम कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार है। कामगारों के रोजगार की व्यवस्था की गई है तो प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग हुई है। सीएम ने 2 साल में 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का मेगा प्लान भी बनाया है। प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे उन सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने लगभग 20,000 एकड़ से अधिक का अपना लैंड बैंक तैयार किया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति की योजना भी बना रही है, जिसमें लैंड लीजिंग, लैंड पुलिंग, एक्सप्रेस वेज के किनारे तेजी से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के अतिरिक्त भूमि का सब लीजिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि नए उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, जिला स्तरीय सूची तैयार करना और केंद्रीकृत मांग यानी डिमांड एंड सप्लाई पोर्टल का विकास करना जैसे उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। इस पूरी बैठक पर नजर बनाई हुई है। अनामिका, ये पूरी मुहिम जो 24 महीने में 7 लाख नौकरी देने की जो बात सरकार कह रही है, क्या है, कैसे जमीन पर उतारेगी सरकार? देखिए, जो सारे फैसले के बाद ये किए जा रहे हैं, आपने आज उद्योग बंधुओं की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनी है। उद्योगों को अगर बढ़ावा मिलेगा, अगर उद्योग लगेंगे यूपी में, नए यूनिट्स लगेंगे तो बेशक यूपी के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कम से कम रोजगार के मामले में। दूसरी बड़ी बात ये कि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक कुछ देर पहले तक चल रही थी, जो खत्म हो गई है, सूत्रों के अनुसार जानकारी हमें ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री का फोकस फिलहाल उन परीक्षाओं पर है जो हो तो गई हैं, रिजल्ट आउट भी हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री को ने डेटा मांगा था तमाम विभागों के अध्यक्षों से या फिर प्रमुख सचिवों से, वो डेटा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल गया है। तो अब इसके आगे जो स्टेप्स उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसमें पहला स्टेप ये होगा कि जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं पहले उसको कंटिन्यू किया जाए। यानी कि वो युवा अभ्यर्थी जो परीक्षा दे करके, जिन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने परीक्षा दे दी है, कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, तो पहले स्टेप में उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो वैकेंसीज निकालने की बात की जा रही है, तो 3 महीने के अंदर स्क्रूटनी करने की बात की जा रही थी कि बहुत सारे विभाग ऐसे जिसमें स्क्रूटनी करके पहले फॉर्म निकाला जाए, जो प्रोसेस है उसको करवाया जाए, 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दी जाए। तो इस कड़ी में बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश के तौर पर अधिकारियों को बोला है और ये कहा है कि अब हीला हवाली से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना होगा और 3 महीने में पहले ये बताइए कि कौन कौन से विभाग ऐसे हैं। हालांकि कुछ अधिकारियों ने अपनी लिस्ट सौंपी भी है आज, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी समय लगेगा। तो ऐसे विभाग बहुत सारे हैं जहां पर लोग काम करने के लिए नहीं है। तो वहां पर भी ये बोला गया कि आपको कितने नौजवानों की आवश्यकता है, कितनी भर्तियां निकल सकती हैं। बिल्कुल, तो जैसा आप बता रही हैं कि सीधे सीधे सीएम का 2 टूक संदेश है सभी विभागों को कि जहां जहां सरकारी पद खाली हैं, ब्यौरा निकालिए और अगले 6 महीने में सब जगह सारे सीट फुल होने चाहिए, यानी उतने युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और जो कि लाखों में है। धन्यवाद आपका। और ऐसा ही सिर्फ सरकारी नौकरी का मसला नहीं है, बल्कि प्राइवेट निवेश जब आएंगे तो नौकरी मिलेगी। और वो कैसे कैसे निवेश आएंगे उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी में से एक है फिल्म सिटी बसाना। योगी सरकार इसको लेकर के अब जोर शोर से जुट गई है। फिल्म से जुड़े 25 दिग्गजों को खत भेजा गया है। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने खुद चिट्ठी लिखकर भेजी है। फिल्म स्टार रजनीकांत को भी ये चिट्ठी गई है। रजनीकांत के बेटे और बेटी भी इसमें शामिल होंगे। फिल्म सिटी को लेकर के योगी कल बैठक करेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के सीईओज भी इसमें शामिल होंगे। कल 12 बजे सीएम के आवास पर बैठक होगी। मकसद साफ है कि फिल्म बनाने के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में फिल्म बनाइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी यहीं पर। जाहिर है इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा।
और यमुना विकास प्राधिकरण ने सरकार को इस ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म बनाने को लेकर के प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद यीडा के अफसरों ने इस प्रोजेक्ट के विकास कार्यों का मुआयना भी किया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने भी ग्राउंड जीरो पर मुआयना किया और एक्सक्लूसिव बात भी की। अपना प्रस्ताव भेजा है सेक्टर 21 में, जो कि एक्सप्रेसवे पर अवस्थित है और चूंकि उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है और एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए फिल्म सिटी के लिए वो बहुत उपयुक्त रहेगा। और वहाँ लगभग 100 एकड़ ज़मीन, जिसमें 7 से 80 एकड़ ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 2 से 20 एकड़ के लगभग कॉमर्शियल के लिए है, का एक प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, कल ही भेजा है। अब इसमें अंतिम चयन तो राज्य सरकार के स्तर पर जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं तथा जिनके प्रस्ताव। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सपना देखा और वो सपना देखा कि उत्तर प्रदेश में भी एक अपना फिल्म सिटी हो, और उसके लिए स्थान का चयन लगभग किया जा चुका है और उसके तमाम जो मसौदे हैं वो पूरा किया जा रहा है। और इस वक्त में मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ, जहाँ पर इस मसले को लेकर काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारी देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं यमुना प्राधिकरण के, वो अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो साइट है, लोकेशन, मैं लोकेशन दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये ठीक पीछे हमारा जो लोकेशन है, ये इसको चिन्हित किया गया है फिलहाल, और इसको अभी यहाँ पर चिन्हित करने के बाद यहाँ पे काम वगैरह उसको किया जा रहा है। और मैप के मुताबिक किस तरह से वहाँ पर स्थान का चयन और उसके साथ साथ किस तरह से यहाँ पर काम होगा, उसके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। यमुना प्राधिकरण से अधिकारी आकर यहाँ पर अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ में विकास सिंह जी हैं, जो वरिष्ठ प्रबंधक भी हैं। मैं इनसे भी समझना चाहूँगा, सर, किस तरह से ये पूरा मैप है, मैप थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो मैप कहाँ है, किस जगह पे बनना है, और किस तरह से रंग आपने जो मैप किया है उसको बताइएगा। देखिए, ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान है। इसमें अलग अलग कलर से इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, और इसमें जो ये बैंगनी कलर है, ये बैंगनी कलर हमारे औद्योगिक सेक्टर हैं। अभी फ़िलहाल में ये जो प्रपोज साइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पे तार फेंसिंग का काम हो गया है, और 21 जो है हमारा, ये वर्तमान में फिल्म सिटी के लिए प्रपोज किया गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में और ग्रेटर नोएडा के भीतर भी जगहें बताई गई हैं। अब देखना होगा कि सरकार कहां पर फैसला करती है इसे लेकर। और सरकार ने किसानों के लिए इस बीच बड़ी राहत दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है साल 2021-22 के लिए। रबी की फसल पर 50 से 300 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया है दाम को। गेहूं पर 50 रुपये प्रति क्विंटल इजाफा किया गया, बढ़ाया गया है। चना में 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मसूर के दाम को 300 रुपये बढ़ा दिया गया है। सरसों 225 रुपये ज़्यादा महंगी अब सरकार बेच सकेंगे किसान सरकार को। तो एमएसपी की घोषणा और 50 से 100-200 तक 300 तक रुपए की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल। मतलब टोटल एमएसपी में भी खर्चा हमने अधिक किया, खरीदा हमने अधिक, और कल तक हल्ला कर रहे थे, आज रबी की बुआई शुरू ही हो रही है और हमारा एमएसपी तैयार है। आज हम लोगों ने इकोनॉमिक अफेयर्स को पास किया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, क्योंकि अब माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में बता दिया। अब थोड़ा कांग्रेस का हाल जान लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी, दोहरे चरित्र को बताना जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है 2019 का। चेंजेस इन द एपीएमसी एक्ट विल बी मेड so that all the foundations on export and interstate trade of agriculture produce are removed। ये कांग्रेस का है कि हम एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे कि सारा मूवमेंट समाप्त हो जाए। दूसरा, किसान बाजार विल बी एस्टैब्लिश्ड वेयर फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस विदाउट एनी कंट्रोल। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। और तीसरा, वी विल रिपील द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो अरे कांग्रेस के बंधुओं, आप अपने 2019 के मैनिफेस्टो में इस बात को कहते हो तो ठीक है, और जब हम करें किसानों के हित में, छोटे किसानों के हित में, तो आप टेबल पर खड़े हो जाओगे, माइक तोड़ोगे और डिप्टी चेयरपर्सन के ऊपर हमला करोगे। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये क्यों होना चाहिए?
तो रविशंकर प्रसाद जो बात कह रहे हैं वो बात और साबित होती है पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के 4 दिसंबर 2012 के एक वीडियो से जो वायरल हो रहा है। इसमें वो लोकसभा में इसी कृषि बिल के समर्थन में दलील देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आज कांग्रेस विपक्ष में है तो इसका विरोध कर रही है। देखिए उस वीडियो को। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है। आप फिर दाम की बात करते हैं, जो दाम किसान को पेप्सी को द्वारा 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे, बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2012 में जो कपिल सिब्बल संसद में बात आंकड़ा समझा रहे हैं, मतलब समझिए इस बात को सीधी सी है कि 2 रुपए 4 रुपए किलो किसान आलू बेचने को मजबूर होते थे, फेंक देते थे, आलू को उठाने नहीं जाते थे कोल्ड स्टोरेज में, और बाजार में आपको खरीदना होता था 30 रुपए में, बाकी पैसा कहां जा रहा है। यही बात अब सरकार इस बिल में के तौर पर ला रही है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? अभिषेक आड़ा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या इसी को राजनीति कहते हैं क्या? निश्चित रूप से राजनीति में जो भी विपक्ष में है, चाहे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी कहा हो, लेकिन विपक्ष का धर्म सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका विरोध करना होता है, और इसी नाते विपक्ष विरोध पर आ रहा है। लेकिन इस विपक्ष के विरोध के अगेंस्ट जो तर्क दिए जा रहे हैं वो बड़े मजबूत लगते हैं कि जो एमएसपी है वो 2009 के मुकाबले, और 2020 की बात करें तो वो कई गुना बढ़ चुकी है, और आज ही एमएसपी जो रिवाइज जो आई है एमएसपी, वो आज उसके आंकड़े, वो जो रेट है वो सामने आई है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने आज दिन में बात की थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जो कि एग्रीकल्चर के मामले में बड़ी पकड़ रखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उन्होंने बताया कि एमएसपी के साथ में जो प्रोक्योरमेंट है वो 100% से लेके लाखों प्रतिशत तक बढ़ चुका है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर एमएसपी कितनी ही बढ़ा दी जाए, अगर प्रोक्योरमेंट नहीं होना है तो पिछले जो 6 साल के प्रोक्योरमेंट के आंकड़े हैं वो कुल मिलाकर, और जो एमएसपी के आंकड़े हैं वो कुल मिलाकर किसानों की बेहतरी की गवाही देते नजर आते हैं, कम से कम अगर हम आंकड़ों की बात करें तो। अब रही बात आज के विरोध की, तो आज के विरोध में जब जो 8 सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने डेरा डाल दिया संसद में, और वो पहले तो राज्यसभा के अंदर ही काफ़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन बाद में गांधी मूर्ति के पास में आकर वो बैठ गए, जहां पर संजय सिंह ने अपने घर से तकिया और चद्दर वगैरह भी मंगवा लिए थे। और उसके बाद में वहां पर तमाम बड़े नेता, जिसमें अहमद पटेल भी शामिल थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला भी शामिल थे, वो तमाम लोग वहां पर आके उन्होंने अपना धरना किया, और शाम होते होते ये जो विरोध प्रदर्शन है वो इतना बढ़ गया कि जो पंजाब के 4 सांसद, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। बिल्कुल अभिषेक, तो कैंडल मार्च तक बात पहुंच गई विरोध में, उसी के विरोध में जो खुद वो 2012 में लाना चाहते थे, तब नहीं ला पाए। किसान का 8 साल और ज्यादा नुकसान हो चुका है। क्या अब और नुकसान चाहता है विपक्ष? क्या बड़ा सवाल यह है। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों के संसद में किए बर्ताव को पर निशाना साधा है।
प्रधान ने एक कार्टून पोस्टर ट्वीट किया है। इसमें राहुल गांधी को किसान से अपना कमीशन मांगते हुए दिखाया है। राहुल गांधी के बगल में उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा खड़े हैं, जो खुद को एक किसान बता रहे हैं। दूसरी ओर तमाम विपक्षी दल वोट बैंक के लिए एकजुट होकर किसान को इस बिल के फायदों से दूर रखने के लिए उसे घसीटते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में यह कार्टून वायरल हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस बन चुकी है। नाम बदलने के पीछे कंपनी का मकसद लोगों से सीधे जुड़ने के साथ साथ उन्हें बेहतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मतलब कंपनी का नाम बदला है, काम और लक्ष्य वही है। जानी मानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड नेम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया है। ब्रांड नेम चेंज करने के पीछे कंपनी का मानना है कि केयर ग्राहकों के लिए उनकी पहली प्राथमिकता है और इसलिए ये नाम कंपनी के मूल मकसद और अस्तित्व का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगी। क्योंकि हमारा काम एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्राइमरीली है कि हमारे कस्टमर्स को ये आश्वासन दें, कंफर्ट दें कि उनको अगर कभी क्लेम की ज़रूरत पड़े तो उनको बहुत ही हम लोग ध्यान से अच्छे से उनका ध्यान रख सकें। एंड इसीलिए हमने रखा कि हमारा अपना नाम केयर क्यों ना रख दें हम। कंपनी का कहना है कि नाम के बदलाव का असर कस्टमर से जुड़ी किसी भी सेवा पर नहीं पड़ेगा और पॉलिसी होल्डर्स को जारी पॉलिसी नंबर, हेल्थ कार्ड और दूसरी तमाम डिटेल्स और सर्विसेज पहले की तरह ही जारी रहेगी। हमारे सारे कस्टमर्स को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी पॉलिसी नंबर, उनका हेल्थ कार्ड, उनके अगर कल रिन्यूअल नोटिस उनके पास आया है सो वो हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं जहां वो फ़ोन करके अपना अगर उनको क्लेम रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है, या हमारी वेबसाइट, इवन अगर गलती से वो religare-healthinsurance.com टाइप करेंगे तो वो भी careinsurance.com पे ही पहुंचेंगे। अदरवाइज़ careinsurance.com हमारी नई वेबसाइट है जहां पे वो आके अपने हमारे साथ सारी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं उनको पूरा कंफर्ट देना चाहता हूं कि हम ही रेलिगेयर हैं, हम ही केयर हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कंपनी ने पिछले 8 सालों में 23 लाख से ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं। अपने 11,000 हेल्थ केयर पार्टनर्स के साथ मिलकर ये कंपनी आज 550 से भी ज्यादा शहरों में अपने ग्राहकों को कैशलेस क्लेम की सुविधा मुहैया करा रही है। कंपनी का दावा है कि सिर्फ नाम ही बदला है, लक्ष्य अभी भी वही है, हेल्थ की गारंटी। सिल्की सिंह, मुंबई। कोविड-19 ने लोगों की जिंदगी को बदला है और हर तरह के कारोबार पर भी इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। देश के हजारों टू व्हीलर मैकेनिक आज इस महामारी के बीच जैसे तैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उन्हें जरूरत है हमारी खास मदद की। इसी के मद्देनजर कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक खास मुहिम की शुरुआत की है। #प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन। इस पहल के जरिए स्किल इंडिया की पहचान हमारे मैकेनिक्स की मदद की जा सके और उनमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई जा सके। हमारे इस मुहिम में अपना आप हाथ बढ़ाएं। 7574-003-002 पर मिस्ड कॉल करें या फिर www.protectindiasengine.com पर लॉगिन करें। आपका संकल्प हमें इस मुहिम को दूर तक ले जाने में मदद पहुंचाएगा। और कुछ ही पलों में देखिए क्राइम कंट्रोल। बने रहिए हमारे साथ।